Hello everyone. Today's topic is nutritional problems in public health. So what are various nutritional problems in public health? These are low birth weight, xerophthalmia, iodine deficiency disorder, endemic fluorosis, undernutrition, in which protein energy malnutrition will be covered, nutritional anemia along with letharism. In this lecture, I will cover only top 4 nutritional problem in India as for public health: low birth weight, xerophthalmia, iodine deficiency disorder, endemic fluorosis. What is the definition of nutrition? It is defined as science of food and its relationship with health. It is concerned primarily with part played by nutrient in body growth, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. इसका मतलब वो साइंस जो खाना और उसकी हमारी हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है इसको बताता है, और उसका वो रोल, उस खाने में जो न्यूट्रिएंट हैं उनका रोल हमारी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में क्या होता है, जो हमें वो ये बताता है. दिस साइंस इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. तो पहला हमारा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या था? लो बर्थ वेट. सो ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो 2 मेन ग्रुप होते हैं लो बर्थ वेट के. पहला होता है द चाइल्ड और द चिल्ड्रेन दोज बॉर्न प्रीमेच्योरली, मतलब शॉर्ट जेस्टेशनल एज, एंड दोज चिल्ड्रेन हु बॉर्न विद ग्रोथ रिटार्डेशन बिकॉज ऑफ फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन. तो पहला हो गया शॉर्ट जेस्टेशन, दूसरा हो गया फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर IUGR. तो लो बर्थ वेट बेबीज़ क्या होते हैं? जिनका बर्थ वेट 2.5 kg से कम होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन. सिमिलरली वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता है 1.5 या उससे कम. एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं अगर बेबी का वेट बर्थ के समय 1 kg से कम होता है. अब रिस्क फैक्टर क्या क्या है लो बर्थ वेट के लिए? तो रिस्क फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं. प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा था, उसका हीमोग्लोबिन स्टेटस कैसा था, यानी कि मेलन्यूट्रिशन और अनीमिया. मदर फिज़िकल हार्डवर्क कर रही थी, फिज़िकल लेबर कर रही थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसका भी असर पड़ सकता है. अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम पे या कोई बीमारी हुई थी, वो भी मैटर करता है. शॉर्ट मैटरनल स्टेचर, अगर मदर का स्टेचर खुद का छोटा है तो हो सकता है, या फिर अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब वेरी यंग एज में अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई है, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो इट इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर लो बर्थ वेट. हाई पैरिटी मल्टीपेरस वुमेन इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर लो बर्थ वेट. स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर स्मोकर थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी बच्चे का लो बर्थ वेट होने के चांसेस होते हैं. या फिर बर्थ इंटरवल बहुत क्लोज है, यानी कि बर्थ में स्पेसिंग बहुत कम है, तो ये भी कॉजेज़ हो सकते हैं लो बर्थ वेट बेबी होने के. तो ये सारे कॉजेज़ हमारे प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड हैं, मदर से ही रिलेटेड है मोस्टली. तो मोस्टली जो है मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ हैं, और इसका प्रिवेंशन भी हम जो उसका रिस्क फैक्टर होगा, जो कॉज होगा, जब हम वो जान जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्रिवेंशन करते हैं, यानी कि कॉज स्पेसिफिक प्रिवेंशन होता है. तो अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करेंगे प्रीटर्म बर्थ और उसके रिस्क फैक्टर को, तो 2 तरह की प्रीटर्म बर्थ होती हैं. स्पॉन्टेनियस हो सकती है अचानक से एब्रप्टली, या फिर प्रोवाइडर इनिशिएटेड, मतलब डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि नहीं अभी आपको प्रीटर्म बर्थ या प्रीटर्म डिलीवरी करनी पड़ेगी. तो पहले केस में जिसमें स्पॉन्टेनियस बर्थ होती है, उस केस में रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है मदर की एज ऐसी हो प्रेगनेंसी की, या फिर प्रेगनेंसी के बीच में, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव प्रेगनेंसी के बीच का स्पेस बहुत कम हो, इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ हो जाए. या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, उस केस में भी प्रीटर्म बर्थ हो सकती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी प्रीटर्म बर्थ हो सकती है स्पॉन्टेनियसली. अंडरलाइंग मैटरनल क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, दे कैन ऑल्सो कॉज प्रीटर्म बर्थ. साथ में कोई न्यूट्रिशनल डेफिसिट हो सकती है माँ को अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो भी प्रीटर्म बर्थ हो सकती है या प्रीटर्म लेबर हो सकता है. या मदर को कोई लाइफस्टाइल या वर्क रिलेटेड इशू है, कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल इशू है, कोई जेनेटिक इशू है, या सम अदर एबनॉर्मलिटीज़ आर देयर. तो दीज ऑल कैन लीड स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म लेबर और प्रीटर्म बर्थ. अब प्रोवाइडर इनिशिएटिव किन के केस में होता है?
मेडिकल इंडक्शन और सिजेरियन बर्थ फॉर ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन और फीटल इंडिकेशंस, मतलब ऐसा कोई मेडिकल इशू है माँ को कि डॉक्टर ने बोला है कि नहीं अभी हमें पूरा टर्म का वेट नहीं करना है, हमें बच्चे की डिलीवरी पहले ही करनी पड़ेगी, तो उस केस में हम कर देते हैं। या फिर नॉन मेडिकली इंडिकेटेड कुछ मिसहैप्स हो जाएं या कुछ और हो जाए जिसकी वजह से डॉक्टर बोले नहीं अभी करना पड़ेगा, अभी डिलीवरी और टर्म का वेट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ बेबी या फिर मदर को रिस्क हो सकता है। अब अगर हम मोटा मोटा जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो प्री टर्म, पोस्ट टर्म और टर्म 3 चीज़ें होती हैं। तो प्री टर्म क्या होता है, जब बेबी की बर्थ 37 वीक या 259 डेज से पहले ही हो जाती है। जेस्टेशनल एज 37 वीक या 259 डेज से कम में ही है और बेबी की बर्थ हो गई है तो प्री टर्म बेबी होता है। पोस्ट टर्म कब बोलते हैं, जब बेबी की बर्थ 42 या उससे बियॉन्ड होती है या फिर 294 डेज या उसके बियॉन्ड होती है, और इन दोनों के बीच में अगर आएगा दैट बेबी विल बी टर्म बेबी। ब्रॉडली अगर हम डिफाइन करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, तो हम लो बर्थ वेट बेबी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्री टर्म बेबीज़ जो हमने ऊपर देखा जिसकी बर्थ 37 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज से पहले हो रही थी, या फिर स्मॉल फॉर डेट बेबीज़ SFD बेबीज़, मतलब वो बेबी जितना बड़ा होना चाहिए उस डेट पे, आइडियली उसके पैरामीटर्स उतने नहीं हैं, उससे कम हैं, तो वो स्मॉल फॉर डेट बेबीज़ होंगे। अब ऐसे बेबीज़ में जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आगे अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम होगी टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, क्योंकि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई, अपने टाइम पे नहीं आया, वो पूरी फुल मैच्योर बॉडी नहीं हो पाई उसकी, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल मास, फैट मास सब कुछ नहीं होगा, वो भी कम मैच्योर होगा या कम होगा, तो जो थर्मो रेगुलेशन की मैकेनिज्म होती है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो बेबी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहेगा, मतलब इनस्टेबल रहेगा, थर्मो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। बच्चे को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होंगे क्योंकि लंग भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे उसके, सर्फेक्टेंट प्रॉपर में नहीं बन पाएगा लंग्स में टाइप 2 न्यूमोसाइड से, तो हाई लाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ हो सकती है, हाई लाइन HYALINE यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, हाई लाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है बच्चे को, क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो सकती हैं, ब्रोंकोपुल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो सकता है, या फिर ओवरऑल लंग का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट हो सकता है और बच्चे को एपनिया भी फील हो सकता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में उसको क्या प्रॉब्लम होगी, PDA हो सकता है, मतलब डक्टस आर्टेरियोसिस जो नॉर्मली बर्थ पे क्लोज हो जाती है वो पेटेंट बनी रहती है, और बेबी को वेरी हाई या वेरी लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है और उसकी हार्ट रेट बहुत कम हो सकती है। ब्लड और ब्लड केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो अनीमिया हो सकता है बेबी को, जॉन्डिस हो सकता है बेबी को, या फिर लो और हाई मिनरल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, मतलब सब्सटेंसेस कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम GI इश्यूज़ की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशू की, तो बच्चे का डाइजेशन पुअर होगा, उसको फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी और बेबी को नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस डेवलप हो सकती है। अब हम CNS की बात करें, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, तो इंट्रावेंट्रिकुलर हिमरेज हो सकते हैं बेबी को, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया हो सकता है, मसल टोन बेबी की पुअर हो सकती है, सीजर की हिस्ट्री भी मिल सकती है, और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ में ओवरऑल बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, द बेबी इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। अब हम प्रिवेंट कैसे करेंगे लो बर्थ वेट को, तो इसके लिए हम 2 तरह से इंटरवेंशन कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे या फिर इनडायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। डायरेक्ट इंटरवेंशन में हम जो भी हमारी कमी हुई थी, न्यूट्रिशनल डेफिसिट हुई थी, जो भी हमने देखा था कि डेफिशिएंसीज थी, आगे रिस्क फैक्टर्स जो थे उनको हम बढ़ाएंगे, उनको हम कंट्रोल करेंगे। तो फूड इनटेक अगर प्रॉब्लम हो रहा था तो फूड इनटेक को इंक्रीज़ करेंगे, अगर कोई इन्फेक्शन था तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। और हम इनडायरेक्ट इंटरवेंशन में क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन में मोस्टली सोशियो डेमोग्राफी वाले इंटरवेंशंस आते हैं, तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, सोशियो डेमोग्राफी से रिलेटेड थे, एजुकेशन स्टेटस से रिलेटेड थे, तो हम यहाँ पे फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करवाएंगे क्योंकि बर्थ स्पेसिंग बहुत पास हो रही थी। अगर पेशेंट स्मोकर था, माँ स्मोकर थी, तो उसको स्मोकिंग क्विट करने के लिए बोलेंगे या अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। सैनिटेशन इम्प्रूव करेंगे मदर का और यंग एज में एडोलेसेंट का, इन सब का हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे, उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन को इम्प्रूवाइज करेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी विल प्रिवेंट द लो बर्थ वेट बेबी प्रेवलेंस। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ बेबी।
अब अगर बेबी का वेट 2 kg से कम है तो हम उसको मॉडर्न नियोनेटल आईसीयू में एडमिट करेंगे और वहाँ पे स्पेशलिस्ट की अंडर सुपरविज़न में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। और अगर बेबी का वेट 2 to 2.5 kg है तो हम उसको सिंपली इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करेंगे 1 से 2 दिन के लिए, या अगर ज़रूरत पड़ती है तो उससे ज़्यादा भी। उसमें हम क्या क्या करेंगे, बेबी को इंक्यूबेटर में रखेंगे, उसको असिस्टेड फीडिंग प्रोवाइड करेंगे, और अगर किसी तरह का इन्फेक्शन मिलता है तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कंगारू मदर टेक्निक यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ कंगारू मदर टेक्निक? यहाँ पर बेबी को मदर की चेस्ट से, बेयर चेस्ट से स्किन टू स्किन पोजीशनिंग कराई जाती है, सो दैट बेबी का जो थर्मल रेगुलेशन है वो मेंटेन हो सके, उसको हाइपोथर्मिया ना हो। और साथ में एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे बेबी को। एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, अर्ली डिस्चार्ज में पॉसिबिलिटी होगी, अर्ली डिस्चार्ज की पॉसिबिलिटी होगी, बेबी जल्दी से ठीक होगा। और हम उसके बाद डिस्चार्ज के बाद पब्लिक हेल्थ वर्कर, जो पेरिफेरल हेल्थ वर्कर होते हैं हमारे, उनकी मदद से बेबी को, माँ को और उसकी फैमिली को बेबी की केयर करने के लिए सजेशंस और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब दूसरा पब्लिक हेल्थ इश्यूज हमारा जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है वो है ज़ीरोफ्थेल्मिया। इसका मतलब है ड्राई आई। इट इज़ अ ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़ में जो ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, आँखों में जो मैनिफेस्टेशन आते हैं, साइन सिम्टम्स आते हैं, उसको हम ज़ीरोफ्थेल्मिया बोलते हैं, ड्राई आई। मोस्ट कॉमनली ये 1 से 3 साल के बच्चों में पाया जाता है और मोस्ट कॉमन या मोस्ट सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बच्चों में ब्लाइंडनेस होती है। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ीरोफ्थेल्मिया। उसके साइंस, क्या क्या साइंस आएंगे और कैसे हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो अगर आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं तो हर डिजिट, हर नंबर में आपको एक्स दिख रहा है। एक्स स्टैंड्स फॉर ज़ीरोफ्थेल्मिया। तो पहला है XN। N फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब बच्चे को रात में दिखना कम हो जाएगा। मतलब अगर मदर आएगी तो वो कंप्लेन करेगी, डॉक्टर साहब बच्चा पूरे दिन तो खेलता है, लेकिन जैसे ही सनसेट होता है या सूरज डूबता है बच्चा कोने में बैठ जाता है, वो एक्टिविटी बंद कर देता है, वो खेलना कूदना बंद कर देता है और चुपचाप बैठा रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। फिर दूसरी कैटेगरी आती है X1। 1 में हमारा 2 हैं, A और B। A क्या है, हम जो हमारी ज़ीरोफ्थेल्मिया यानी कि ड्राइनेस है वो कंजक्टिवा में है, तो कंजक्टिवल ज़ीरोसिस हो गई, और उस ड्राइनेस की वजह से कंजक्टिवा पे एक स्पॉट बन जाता है जो होता है बिटॉट स्पॉट, B फॉर बिटॉट स्पॉट, और X1B इज़ बिटॉट स्पॉट। तो बिटॉट स्पॉट बन गया। फिर उसके बाद कंजक्टिवा से वो डिजीज़ आगे प्रोसीड होती है, कॉर्निया में पहुंचती है। दिस इज़ X2, कॉर्नियल ज़ीरोसिस, यानी कि ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। एक तरीके से कॉर्निया में जब ज़ीरोसिस हुई तो क्या होगा, ज़ीरोसिस ड्राइनेस की वजह से अब कॉर्निया में अल्सर डेवलप हो जाएगा। अब अगर वो अल्सर केरेटोमिलेशिया के साथ इन्वॉल्व करता है 1/3 ऑफ कॉर्निया, तो उसको हम 3A बोलते हैं। और ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है, मोर देन हाफ या मोर और लेस हाफ ऑफ कॉर्निया इन्वॉल्व कर लेता है, तो उसको हम 3B बोलते हैं। फिर उसके बाद में जब अल्सर हील होता है तो क्या बनता है, स्कार बनता है, तो कॉर्नियल स्कारिंग इज़ XS। और फाइनली अगर हमारा डिजीज़ और अंदर पहुंचा तो वो फंडस तक पहुंच जाएगा, तो फाइनली XF यानी कि ज़ीरोफ्थेल्मिक फंडस इज़ देयर। तो दिस इज़ हाउ द डिजीज़ इज़ मूविंग फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर और इनसाइड, आउटवर्ड फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। So what are various sources of vitamin A? There are animal sources, plant sources and some fortified food sources. Animal sources में हमारा fish liver oil, halibut, cod liver oil, eggs, butter, meat, milk, these are various sources. And for plant food, green leafy vegetable, yellow fruits, root are there. तो जितने भी पके हुए फल होते हैं, पीले पीले फल होते हैं, वो सारे विटामिन ए रिच होते हैं। फोर्टिफाइड फूड में वनस्पति, विटामिन ए और डी फोर्टिफिकेशन के साथ आता है। बेबी फूड जो मिक्स आते हैं वेरियस, वो भी हमारे विटामिन ए के साथ आते हैं, और मिल्क भी फोर्टिफाइड होता है। दीज आर सर्टेन फूड्स रेटिनॉल कंटेंट। तो आप देख सकते हैं कॉड लिवर ऑयल यानी कि फ़िश कॉड लिवर ऑयल जो है उसमें सबसे ज़्यादा 18,000, और हेलीबट लिवर ऑयल में 9 lakhs के अराउंड विटामिन ए पाया जाता है।
दिस इज़ द डेली इनटेक ऑफ विटामिन ए विच इज़ रिकमेंडेड बाय ICMR। अडल्ट अगर हम मेन और वीमेन की बात करें, यानी कि नॉर्मल मेन एंड वीमेन, कुछ भी नहीं बोला है, तो 600 चाहिए रेटिनॉल, 600 यूनिट्स। और प्रेगनेंसी में +200 कर दीजिए, यानी कि 800 हो गया। लैक्टेशन में +350 कर दीजिए, यानी कि 950 हो गया। अब हमारा नॉर्मल लेडी को दे रहे थे हम 600, लैक्टेशन में दे रहे थे 950, तो एड ऑन हमने कितना किया 350। वही 350 हम इन्फेंट को देते हैं। और अगर बच्चा 6 साल तक का है, 1 से 6 साल के बीच का, तो हम 400 ग्राम्स देते हैं। और 7 ईयर एंड बियॉन्ड हम सबको 600 देते हैं, यानी कि अडल्ट मेल और फीमेल के बराबर। विटामिन ए डिफिशिएंसी की कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? या तो इनएडिक्वेट इंटेक किया हो, या फिर एज, जो अभी मैंने बताया कि 1 से 3 साल की एज में ज़्यादा कॉमन होता है, या फिर फॉल्टी वीनिंग प्रैक्टिसेस हो, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक कराई, उसके बाद से प्रॉपर वीनिंग नहीं हो पाई बच्चे की, या बच्चे को कोई और मेल न्यूट्रिशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, डायरिया, मीजल्स, एनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उस केस में भी विटामिन ए डेफिसिट हो सकती है। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई डोनेशन प्रोग्राम या डोनेशन ड्राइव चल रही हो, और वहाँ पे कुछ भी जो फूड या मिल्क या कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसमें विटामिन ए नहीं है, तो ऐसी जगह पर ऐसा एपिडेमिक आ सकता है ज़ीरोफ्थेल्मिया का, बिकॉज ऑफ डेफिसिट। और राइस ईटिंग स्टेट्स, स्पेशली सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, आर ऑल्सो हैविंग दिस विटामिन ए डेफिशिएंसी। इंडिया में 1970 में एक नेशनल प्रोग्राम बनाया गया था, जो कि प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के लिए इनिशिएट किया गया था, ताकि हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी से फाइट कर सकें। तो इसके बेनिफिशरी शुरुआत में क्या थे? प्री स्कूल चिल्ड्रेन, 1 से 5 साल तक के बच्चे। फिर इस प्रोग्राम को 22 साल के बाद मॉडिफाई किया गया, और जो एज रेंज है उसको कम कर दिया गया, 9 मंथ से 3 ईयर तक कर दिया गया। और इस प्रोग्राम का मेन फोकस था कि प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग लेडी और 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए रिच फूड प्रोवाइड कराया जाए, उनका कंज्यूमशन बढ़ाया जाए, और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रॉपरली किया जाए। साथ में मैसिव डोज जो विटामिन ए की थी वो दी जाए बच्चों को। पहली डोज जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है मीजल्स वैक्सीन के साथ, वो 9 मंथ पे दी जाए, और सब्सिक्वेंट 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज हर 6 महीने पे अप टिल द एज ऑफ 5 ईयर बच्चे को दी जानी चाहिए। इंडिया में सदर्न ईस्टर्न स्टेट, मेनली आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार और वेस्ट बंगाल में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है विटामिन डेफिसिट, क्योंकि ये डोमिनेंटली राइस ईटिंग स्टेट्स हैं, और राइस में कैरोटीन नहीं होता है। नाउ बिटॉट स्पॉट, जो हमारा स्पेक्ट्रम में आया था बिटॉट स्पॉट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड इपीथीलियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग अ शाइनी ग्रेइस, मतलब ये फोमी सा आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है आई में बिसाइड्स कॉर्निया, इट इज़ बिटॉट स्पॉट। इट इज़ अ साइन ऑफ विटामिन ए डेफिसिट। अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? सबसे पहले तो हम लार्ज डोज में विटामिन ए को ओरल एडमिनिस्टर कर सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स में, मतलब ये 1 से 5 साल के ग्रुप में, या फिर 9 मंथ से 3 ईयर के बच्चों में। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी में और लैक्टेटिंग लेडी में हम प्रिवेंशन के लिए दे सकते हैं। फिर फोर्टिफिकेशन हम कर सकते हैं विटामिन ए का फूड आइटम्स के साथ में, जैसे हमारा वनस्पति या डालडा को विटामिन ए और डी से हम फोर्टिफाई करते थे। साथ में हम विटामिन ए को और फूड आइटम्स में लाइक शुगर, सॉल्ट, टी या फिर स्किम्ड मिल्क में फोर्टिफाई कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इसकी वजह से हम रिड्यूस कर पाएंगे या फिर एलिमिनेट कर पाएंगे ये सारे जो विटामिन डेफिसिट के ऑकुलर मैनिफेस्टेशन है, ऑकुलर डिजीज़ हैं उनको। और साथ में हम लोगों को, पर्टिकुलरली मदर्स को, हम मनाएंगे कि वो डार्क लीफी वेजिटेबल, विटामिन ए रिच फूड, इन सबको ज़्यादा खाएं और बच्चों को ज़्यादा खिलाएं। साथ में अगर वो लैक्टेटिंग फीमेल हैं तो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं और एडिक्वेट वीनिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें। साथ में अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शस डिजीज़ है जैसे कि मीजल्स वगैरह, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। और अगर डायरिया है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तीसरा डिसऑर्डर है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन क्या होता है? एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी में हमारा थायराइड हार्मोन स्पेसिफिकली T4 और T3 के लिए ज़रूरी होता है। उसकी वजह से, आयोडीन की वजह से
हमारी बॉडी में मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट ऑप्टिमल कंडीशन में रहता है और बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होती है, इसलिए हमें आयोडीन चाहिए होता है। ये हमें बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होता है। रिकमेंडेड डेली इनटेक इसका कितना है 150 माइक्रोग्राम। दिस इज़ वाई दिस इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी में भी इसकी कुछ मात्रा प्रेजेंट होती है, अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीग्राम, मोस्टली इन थायराइड ग्लैंड। और ब्लड में भी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 माइक्रोग्राम पर डीएल इज़ देयर इन ब्लड। आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? दीज आर 5 एज ग्रुप्स अप टिल 11 मंथ्स, 12 मंथ टू 59 मंथ्स यानी कि 5 ईयर, 6 to 12 ईयर एंड 12 ईयर एंड बियॉन्ड। तो इफ़ यू सी दिस इज़ लाइक अ टेबल ऑफ 30। अगर हम 60 बोलें तो 60, 90, 120, 150, दिस इज़ टेबल ऑफ 30। तो 50, 90, 120 एंड 15, और 50 से हमारा टेबल शुरू हुआ था, यानी कि 11 मंथ तक के बच्चों को हम 50 माइक्रोग्राम दे रहे थे। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी हम 50 ही दे रहे हैं, लेकिन आगे 2 लगा दिया। तो दिस वाज आवर फर्स्ट 50, तो हमने फर्स्ट नहीं लिखा। दिस वाज आवर सेकंड 50, तो हमने सेकंड का 2 लिख दिया, तो 250 हो गया। यानी कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हम 250 दे रहे हैं और 11 मंथ के चाइल्ड में 50 दे रहे हैं। बीच में तीनों 30 का डिजिट्स, यानी कि 30 की टेबल 90, 12 एंड 15। सोर्सेज ऑफ आयोडीन क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम मरीन सोर्सेज या फिर सी फूड्स आर गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन। सी फिश, सी सॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, मीट, फिश, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल एंड सीरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन कंटेंट ऑफ फ्रेश वाटर इज स्मॉल एंड वेरिएबल। फ्रेश वाटर जो होता है हमारा, उसमें भी आयोडीन होता है, पर वो वेरिएबल अमाउंट में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 50 माइक्रोग्राम पर लीटर। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर देखें तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो मेनली हमारी प्रेवलेंट हैं वो हिमालयन ग्वाइटर बेल्ट में है, जो कि हमारी कश्मीर से नागा हिल्स तक एक्सटेंड करती है, और ये इफ़ेक्ट करती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। Currently, approximately 170 million people are estimated to affected in the country. This data could be varied because of various surveys conducting. So we should not bother about this data. Iodine deficiency होती क्यों है? This is the disease of soil. तो soil में क्या होता है? एक लीचिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आयोडीन की कमी हो जाती है। तो वो लीचिंग प्रोसेस अफेक्टेड किससे होता है? ग्लेशियर के मेल्ट होने से, फ्लड के आने से, या फिर रिवर जो अपना रास्ता बदल लेती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़। तो इट इज़ अ जियोकेमिकल फिनोमिना। तो सॉइल में अगर इरोजन होगा, वाटर, सॉइल, तो क्या होगा वहाँ पर? इन्वायरमेंट में आयोडीन की डेफिसिट हो जाएगी, मतलब वाटर में आयोडीन की डेफिसिट हो जाएगी सॉइल में इरोजन होने की वजह से, लीचिंग होने की वजह से। तो जब आयोडीन कमी इन्वायरमेंट में, सॉइल में कम हो गई, तो प्लांट्स में भी आयोडीन कम आ जाएगी, तो आयोडीन पुअर फीड हो जाएगी, और आयोडीन फॉडर्स और ग्वाइट्रोजन्स में भी उनकी लो अवेलेबिलिटी रहेगी। फिर वही एनिमल उस प्लांट्स को, जब एनिमल प्लांट को खाते हैं तो एनिमल में भी डिजीज़ होगी, क्योंकि वो प्लांट में ऑलरेडी आयोडीन नहीं है, कम है। तो क्लिनिकल और रिप्रोडक्टिव डिजीज़ हो सकती है और प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। ह्यूमन बीइंग में भी वेरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बढ़ सकते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी से। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? अगर हम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लाइक जैसे कि मोस्ट कॉमन जो है वो ग्वाइटर है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और मिक्सिडिमा या फिर क्रेटिनिम। अब हम बात करेंगे ग्वाइटर की। ग्वाइटर क्या है? नेक की स्वेलिंग है या लैरिंग्स स्वेलिंग है, जो कि थायराइड के इनलार्जमेंट की वजह से होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिसिट। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकती है और हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकती है। अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगी तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? वेट गेन डिस्पाइट ऑफ पुअर एपेटाइट, मतलब वो खाना तो नहीं खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत कम भूख लगती है, लेकिन वजन बढ़ रहा है। कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होगी और लिथार्जी होगी, सुस्त रहेगा पेशेंट। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, मतलब उसकी हार्ट रेट काफ़ी फास्ट होगी, पैल्पिटेशन होगा उसको, ब्लड प्रेशर होगा, और हीट इंटॉलरेंस होगा, उसको हीट बर्दाश्त नहीं होगी। ग्वाइटर जो है बहुत पुरानी डिजीज़ है, 3000 BC के अराउंड, जब गौतम बुद्ध भगवान जी थे उनके टाइम से ग्वाइटर नोन है। दिस इज़ द पिक्चर, यू कैन सी द स्वेलिंग इन द नेक, दिस इज़ ग्वाइटर।
अब स्पेक्ट्रम क्या होता है आईडीडी का, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ग्वाइटर हो सकता है, मल्टीनोडुलर ग्वाइटर हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, इट कुड बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल, मतलब वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और क्लिनिकल साइन सिम्टम्स के भी वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम अगर हम देखेंगे तो मोस्टली हमारे CNS से रिलेटेड हैं साइन सिम्टम्स। इंटेलिजेंस कम होगी बच्चे की, मोटर माइलस्टोन कम होंगे, मेंटल डेफिसिट होगी, हियरिंग डेफिसिट होगी, स्पीच डेफिसिट होगी। आइज़ की बात करें तो वहाँ पर यूनिलेटरल या बाइलेटरल स्ट्रैबिस्मस हो सकता है, यानी कि स्क्विंट, स्टैग्मस हो सकता है बच्चे को। मसल टोन कम हो सकती है पेरिफेरल मसल की, लाइक लेग, आर्म एंड ट्रंक की। इंडेमिक क्रेटिनिज्म हो सकता है जो हाइपोथायराइडिज्म क्रेटिनिज्म या फिर न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म हो सकता है, और साथ में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं विच कैन लीड टू इंट्रायूट्राइन डेथ। तीसरा है हमारा ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ इज़ ए कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। यहाँ पर क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म, तो इसमें क्या होता है पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, बल्जिंग आइज, एक्सॉप्थेल्मोस प्रेजेंटेशन होती है और ओवरऑल थायराइड का साइज़ जो है बढ़ जाता है। जो पिंक कलर में दिख रहा है दैट इज़ नॉर्मल थायराइड और जो ब्लूइश पोर्शन है दैट इज़ इनलार्ज थायराइड, तो ओवरऑल थायराइड का साइज़ बढ़ जाता है। तीसरा स्पेक्ट्रम है हमारा क्रेटिनिज्म, सीवियरली स्टंटेड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ड्यू टू अनट्रीटेड कॉन्जेनाइटल डेफिसिट ऑफ थायराइड हार्मोन। तो मतलब अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायराइडिज्म था तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को बर्थ के समय हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, मेंटल डिटेरियोरेशन के साथ, स्किन में स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ हेयर होगा, मैक्रोग्लॉसिया यानी कि इनलार्ज टंग होगी बच्चे की, ब्रोन मैचुरेशन और प्यूबर्टी डिलेड होगी और इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब हम ग्वाइटर को कंट्रोल कैसे करेंगे। देर आर 4 एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स इन ग्वाइटर कंट्रोल। आयोडाइज साल्ट या फिर ऑयल हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आयोडीन जो हमारा सोर्सेज में है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, मैन पावर को ट्रेन कर सकते हैं और मास कम्युनिकेशन यानी कि हेल्थ एजुकेशन फॉर पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कर सकते हैं। तो पहला है आयोडाइज सॉल्ट, दिस इज़ नाउअडेज मोस्ट वाइडली यूज्ड पब्लिक हेल्थ स्टेप अगेंस्ट एंडेमिक ग्वाइटर। इंडिया में हमारा जो प्रोविज़न ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट है उसके थ्रू प्रोडक्शन लेवल पर आयोडीन की मात्रा आयोडीन का अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन 30 पार्ट्स पर मिलियन एट प्रोडक्शन लेवल, और जब कंज्यूमर के पास वो पहुँचेगा फूड आइटम या वाटर जो भी है जो कंज्यूम कर रहा है वो, तब उसका लेवल शुड नॉट बी लेस देन 15 पार्ट्स पर मिलियन। आयोडाइज ऑयल क्या होता है, ये हम ओरली भी दे सकते हैं पेशेंट को और IM इंजेक्शन भी दे सकते हैं। IM इंजेक्शन जो होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 1 ml की डोज होता है, ये एक्सपेंसिव होता है पर सेफ़र स्ट्रैटेजी है जो एक बार हम लगा देंगे तो पेशेंट को 4 साल के लिए देना नहीं पड़ेगा, 4 साल के बाद ही हम उसको देंगे फिर। और अगर हम ओरल एडमिशन करना चाह रहे हैं तो आयोडाइज ऑयल दे सकते हैं या फिर सोडियम आयोडेट की टेबलेट्स आती हैं वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरा है आयोडीन मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोग्राम जो है आयोडीन का, उसमें लैब का नेटवर्क चाहिए सो दैट वी कैन मॉनिटर आयोडीन, वी कैन डू सर्विलेंस फॉर आयोडीन, मतलब मॉनिटरिंग और सर्विलेंस करना है हमें आयोडीन का। कहाँ कहाँ करना है, जो हमारे फूड सोर्सेज हैं, सॉइल है, वाटर है, उन सब में आयोडीन को डिटरमाइन करना है। सॉल्ट की जो हम खा रहे हैं उसमें आयोडीन की क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है, और साथ में जब हमने खा लिया तो जब हम वो एब्जॉर्ब होकर यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है तो यूरिन में आयोडीन का एक्सक्रीशन क्या है उसको भी देखना, इस सबको हमें मॉनिटर करना है। दिस इज़ हाउ वी कैन डू मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस ऑफ आयोडीन। अब इस सब को करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैन पावर ट्रेनिंग, कि लोग चाहिए होंगे तो हमें हेल्थ वर्कर को ट्रेन करना पड़ेगा सो दैट वी कैन कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्वाइटर इन पब्लिक। फाइनली पब्लिक की बात करें हम तो मास कम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन फॉर पब्लिक हेल्थ, तो इट इज़ अ पावरफुल टूल, वी कैन प्रोवाइड देम न्यूट्रिशनल एजुकेशन so that people will be aware about iodine deficiency disease and its consequences. There are certain goitrogens, वो substances जो goiter के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं या फिर लीड करते हैं goiter का डेवलपमेंट। ये goitrogen इंटरफेयर करते हैं आयोडीन की यूटिलाइजेशन बाई थायरॉयड ग्लैंड,
मतलब थायराइड जो आयोडीन को यूटिलाइज करती है उसमें ये इंटरफेयर करने लगते हैं, तो प्रॉपरली आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यूटिलाइज नहीं हो पाता, और उसकी वजह से डेफिसिट हो जाती है बॉडी में। तो ये गोइट्रोजन कहीं भी हो सकते हैं, फूड में भी हो सकते हैं या फिर वाटर में भी हो सकते हैं। जो ब्रेसिकेसी ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स हैं जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सब में कुछ इस तरह के गोइट्रोजन पाए जाते हैं जो हम अगर ज़्यादा खाते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो थायराइड आयोडीन को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाता। नाउ इंडेमिक फ्लोरोसिस, फोर्थ nutritional public health problem is endemic fluorosis. It is defined by intake of excessive amount of fluoride over a long period. मतलब हम ज़्यादा फ्लोराइड ले रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू का, मतलब हमारी बॉडी के हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू का इरिवर्सिबल डैमेज होता है और टिश्यूज़ में फ्लोराइड डिपॉजिट हो जाता है। 96% ऑफ द बॉडीज़ फ्लोराइड इज़ फाउंड इन बोन। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो फ्लोराइड की है वो कहाँ पाई जाती है, बोन्स में। और जो ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का रिकमेंडेड लेवल है दैट इज़ 0.5 to 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पीते हैं उसमें कितना फ्लोराइड होना चाहिए, 0.5 से 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। और WHO ने इसका अपर लिमिट रखा है कि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। और जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर होती है, वो एरियाज़ मोस्टली एंडेमिक फ्लोरोसिस होते हैं। उन एरियाज़ में वहाँ पर एंडेमिक फ्लोरोसिस पाई जाती है। हमारे देश में आंध्रा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये एरिया एंडेमिक फ्लोरोसिस वाले हैं, मतलब वहाँ पर फ्लोरोसिस एंडेमिक है। इट इज़ अ टू ए सोर्ड, मतलब फ्लोराइड क्या है, दो धारी तलवार। ज़्यादा हो तो भी नुकसान, कम है तो भी नुकसान। अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें डेंटल या स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाएगी, और अगर हम कम ले रहे हैं तो हमें डेंटल कैरीज हो जाएंगी। सोर्सेज क्या हो सकते हैं कंटेमिनेशन के, ज़्यादा कैसे आएगा, अगर कोई मेन सोर्स है वो कंटेमिनेट हो जाए, मेन सोर्स ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाए फ्लोरीन से, तो हमारा फ्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा वाटर में। या फिर एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट, ड्रग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इनमें कोई कंटेमिनेशन हो जाए, एक्सीडेंटली फ्लोरीन ज़्यादा मिल जाए तो फिर कंटेमिनेट हो सकता है और फ्लोरीन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। अभी कैसे प्रेजेंट करेगा फ्लोरोसिस, मतलब जब ज़्यादा फ्लोराइड होगा तो कैसे प्रेजेंट करेगा, इट कुड प्रेजेंट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस और जेनुवेलगम। डेंटल फ्लोरोसिस या पिक्चर में देख रहे हैं, येलोइश प्लाग, मॉटलिंग ऑफ टीथ बोलते हैं इसको। दिस इज़ मॉटलिंग ऑफ टीथ। होता कब है, जब फ्लोराइड का इंटेक 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है और कॉन्टीन्यूस, मतलब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है ऐसा, मतलब बच्चा लगातार 8 साल की उम्र तक बच्चा लगातार ऐसा पानी पी रहा था या ऐसा खाना खा रहा था जिसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा थी, तो इस तरह के सिम्टम उसके टीथ में देखने को मिलते हैं, मॉटलिंग देखने को मिलती है। दिस इज़ कॉल्ड एज डेंटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस क्या होता है, सिमिलरली अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है, फ्लोराइड डिपोजिशन होता है स्केलेटल मसल में 0.3 से 0.6 मिलीग्राम पर लीटर या उससे ज़्यादा, तो वो हमारी बोन्स में और मेजर जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, उनको अफेक्ट करता है, दैट इज़ स्केलेटल फ्लोरोसिस। और ये कंसनट्रेशन जब 10 मिलीग्राम से ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्रिपलिंग फ्लोरोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। और जब हम पेशेंट का एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे तो बोन में हमें थिकनिंग और हाई डेंसिटी बोन्स दिखेंगी, मतलब हाई डेंसिटी दिखेगी हमें। और कुछ पेशेंट्स में जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है उसमें ये ओवर प्रेजेंटेशन हो जाती है और ये ऑस्टियोमलेशिया की तरह के प्रेजेंटेशन या ऑस्टियोमलेशिया की तरह के साइन सिम्टम्स दिखने लगते हैं। दीज आर सर्टेन पिक्चर्स जिसमें आप देख सकते हो स्केलेटल फ्लोरोसिस, दीज आर केसेस ऑफ स्केलेटल फ्लोरोसिस। तीसरा है नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस। तो अगर स्केलेटल में है तो उस तरह के प्रेजेंटेशन आएंगे। नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस किस तरह से प्रेजेंट कर सकती है, पेशेंट को नर्वसनेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पॉलीयूरिया हो सकता है, पॉलीडिप्सिया हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस कंप्लेन कर सकता है पेशेंट, पेन कंप्लेन कर सकता है, उसको जीआई डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। जेनुवेलगम इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ फ्लोरोसिस जो कि लोअर लिम्ब में डिटेक्ट हुई थी इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु।
वहाँ की पीपल की स्टेपल डाइट जो थी वो सॉर्गम यानी कि ज्वार स्टेपल डाइट थी। और ज्वार में जो होता है ज्वार में एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो प्रमोट करता है फ्लोराइड के रिटेंशन को। तो हमने जितना भी खाया वो एक्सक्रीट नहीं हुआ, बॉडी ने रिटेन करके रख लिया, जिसकी वजह से फ्लोराइड ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और जेनु वेलगम की तरह बच्चा प्रेजेंट करता है। इसमें होता क्या है, अगर हम बच्चे को खड़ा होने के लिए या पेशेंट को खड़ा होने के लिए बोलेंगे तो उसके नीज़ सीधा खड़ा होने के लिए बोलेंगे तो उसके नीज़ तो आपस में टच करेंगे, पर उसके जो फीट हैं वो आपस में एक दूसरे से टच नहीं करेंगे और दूर दूर की तरफ भागेंगे। जैसे अगर हमने एक्स देखा है, एक्स मतलब सेंटर पे टच कर रहा है और ऊपर और नीचे स्प्ले कर रहा है, वैसे ही हमारे थाइज तो ऑलरेडी दूर थे और नीज टच करेंगी और उसके फीट स्प्ले करेंगे। फीट टच नहीं कर पाएगा बच्चा, गिर पड़ेगा। अब हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस को? 2 टेस्ट होते हैं, क्वाइन टेस्ट और चिन टेस्ट। इन क्वाइन टेस्ट क्या करते हैं, हम पेशेंट को बोलेंगे क्वाइन एक फ्लोर पे रख देंगे, उसको बोलेंगे बिना अपने घुटनों को मोड़े इसको उठाओ, क्वाइन को उठाओ। तो अगर पेशेंट को फ्लोरोसिस होगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो अपने नीज़ को बिना फ्लेक्स किए नहीं कर पाएगा, क्वाइन नहीं उठा पाएगा। चिन टेस्ट में क्या होगा, हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी चिन से एंटीरियर वॉल ऑफ चेस्ट को टच करो। तो उसके नेक में अगर पेन और स्टिफनेस होगा फ्लोरोसिस की वजह से तो क्या होगा, वो अपनी चिन को टच नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में भी हम बोलेंगे दिस पेशेंट मस्ट कैन हैव फ्लोरोसिस। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं फ्लोरोसिस को? तो हम डाइट में ऐड कर सकते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है फ्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। हम अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्लोराइड के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। और साथ में अगर हमें पता चल गया है कि किसी भी सोर्स ऑफ वाटर में या फूड में फ्लोराइड ज़्यादा हो गया है तो हम डीफ्लोराइडेशन कर सकते हैं। और साथ में फ्लोराइड रिच प्रोडक्ट्स के यूज़ को हम कम कर सकते हैं। जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट या फिर माउथ वॉश, तो जिसमें फ्लोराइड का कंपोनेंट है उसका यूज़ कम कर दें। और अगर फ्लोराइड ज़्यादा हो गई है किसी फूड या वाटर सोर्स में तो उसको डीफ्लोराइड कर दें। फ्रेश फ्रूट खाने की कोशिश करें, विटामिन सी खाएं जिससे कि फ्लोराइड का इफेक्ट कम होगा। साथ में कैल्शियम लें जो कि फ्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग, कीप